हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 2 से जितने सारे एमसीक्यूज बन सकते थे और जितने सारे वन लाइनर बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है अपवाह तंत्र यानी कि नदी तंत्र है, उन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और जो भी उस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगे उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि सारी की सारी नदियों को दिखाया गया है, जिसमें कि कुछ हिमालयी नदियां हैं जिसमें सिंधु है, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ये जल विभाजक है। और यहाँ पे गंगा नदी तंत्र है जिसमें गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघर, गोमती, कोशी, गंडक, ये सारी की सारी नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। वहीं यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है जो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिसमें कि नर्मदा, ताप्ती जो कि एस्चुरी बनाती है, और वहीं लूनी जिसे जो कच्छ के रण में जाकर खो जाती है और जिसे राजस्थान की प्राण गंगा भी कहते हैं। वहीं यहाँ पे तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी नदी को भी दिखाया गया है। तो आज की क्लास में हम नदियों से रिलेटेड जो भी आपके क्लास 9 के चैप्टर में दिया गया है चैप्टर नंबर 3 में, उन सबको डिस्कस करेंगे। ये एक मैप है जिससे कि आप यहाँ पे नदियों को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है? इसमें से कौन सी अपवाह द्रोणी? अपवाह द्रोणी का मतलब होता है नदी सिस्टम, यानी कि नदी और उसके साथ की सारी उसकी सहायक नदियां। तो इसमें से किसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्रा नदी का, कृष्णा नदी का या अमेजन नदी का? तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की, क्लियर, तो विश्व में अगर पूछे तो वो है अमेजन नदी। क्लियर? एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। क्लियर? और अगर आपसे भारत की बात करता है, अगर आपसे भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी तंत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अमेजन नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अपवाह शब्द का सही अर्थ क्या है? आप बताइए कि अपवाह शब्द का सही अर्थ क्या हो सकता है? एक क्षेत्र की झील तंत्र, या एक क्षेत्र का सिंचाई तंत्र, या एक क्षेत्र का नदी तंत्र, या एक क्षेत्र के विभिन्न सरिताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र का नदी तंत्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अपवाह द्रोणी क्या है? अपवाह द्रोणी क्या है? ऑप्शन है आपके कि पहला है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। तीसरा है कि विभिन्न नदी तंत्रों का तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। और चौथा ऑप्शन है कि वह क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो। देखिए, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी की जो लाइन है वो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, और आप अपने एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आंसर देखोगे। तो इसलिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इजी वे में क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है इससे इजी भी आ जाए या इससे टफ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोस्टली यही पैटर्न एग्जाम में फॉलो किया जाता है। क्लियर? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? अपवाह द्रोणी क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात हो रही है, ये सारी नदी तंत्रों की बात हो रही है कि एक नदी तंत्र, या वो गंगा नदी हो सकती है, सिंधु नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्रा नदी हो सकती है, या फिर अमेजोन नदी, कुछ कोई भी नदी हो सकती है। तो अपवाह द्रोणी का मतलब है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम उस नदी तंत्र का उसे अपवाह द्रोणी या नदी या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो हमें पता है कि नेपाल से सिंधु नदी निकलेगी नहीं, क्योंकि सिंधु नदी पार हिमालय से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि अरीय अपवाह
प्रतिरूप किस प्रकार की चट्टानों में विकसित होता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार की चट्टानों में निर्मित होता है? आपका पहला ऑप्शन है वृक्षों की शाखाओं की भांति प्रतिक्रिया होती है। दूसरा ऑप्शन है कि धाराएं केंद्रित शिखाएं एवं गुंबद से विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। तीसरा ऑप्शन है कि कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्रों में विकसित होती है। और चौथा ऑप्शन है कि धाराएं भूस्थल के ढाल के अनुसार बहती है। अब इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अरीय अपवाह क्या है? तो ये एक कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में विकसित है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन अन्य तीन से भिन्न है? आप बताइए कि सिंधु की 5 सहायक जो नदियां हैं, जास्कर है, नुब्रा है, हुंजा है, चेनाब है, व्यास है, सतलज, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसमें से कौन सी भिन्न है? तो इसमें से चेनाब नदी जो है वो सिंधु की इन सहायक नदियों से भिन्न है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन अन्य 3 से भिन्न है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन एक नदी हिमालय नदी है? बताइए इसमें से कौन सी एक नदी है जो हिमालयी नदी है? हिमालय नदी का मतलब ये है कि वो हिमालय रेंज से निकलती है। हिमालय नदियां सदाबहार नदियां हैं और इनमें सालों भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स के पास से ये निकलती हैं, तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, जिसके कारण इनके जल स्तर कभी घटते कभी बढ़ते रहते हैं, बट ये नदियां सूखती नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है वो एक हिमालयी नदी है। उसके अलावा महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं ना, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि ये प्रायद्वीप से निकलती है। क्लियर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक झेलम नदियां सिंधु नदी से कहाँ मिलती हैं? तो ये पाकिस्तान के मिठानकोट में मिलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस पर निर्भर करती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ना, वो क्षेत्र के मॉनसून और वर्षा पर निर्भर करती हैं। क्लियर है? तो ये किस पर निर्भर करेंगी? तो ये मॉनसून यानी कि वर्षा पर निर्भर करेंगी। क्लियर? वर्षा पर निर्भर करती हैं। वर्षा होगी तो इनमें जल स्तर बढ़ेगा, वर्षा नहीं होगी तो इनका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। और मैक्सिमम हमने देखा है कि जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा तो ये नदियां सूख भी जाती हैं। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा नदी पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है? आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, बिल्कुल नहीं, लखनऊ नहीं, हरिद्वार, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर? गंगा की सहायक नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना में मिलती हैं, वे कौन सी हैं? गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीप से आती हैं? आपको पता है कि कोसी हिमालय से आने वाली नदी है, गंगा, कोशी तथा अमरकंटक। अमरकंटक तो पठार है ना, तो ये नदी कैसे हो सकती है? ये कैसे आके मिल सकती है? ये तो नहीं होगी। आप एक एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। महानदी और दामोदर, आप बताइए कि महानदी और दामोदर क्या गंगा की सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन, बेतवा और चंबल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी पराक्रम में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? अभी हाल ही में भारत सरकार ने सिंधु नदी के जलस्तर को रोक दिया था पाकिस्तान जाने से। तो आप बताइए कि जो 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल भारत इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। 20% जो है वो इंडिया सिंधु नदी तंत्र के नदियों का जल इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद नदी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि आपको पता है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के संगम से एक नदी बनती है, उसे हम भागीरथी कहेंगे, मेघना कहेंगे, अलकनंदा कहेंगे या हुगली कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस नदी को हम मेघना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हम मेघना कहेंगे। आंसर बी सही है इसका।
अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप बताइए कि यमुना क्या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या देवप्रयाग से निकलती है, या फिर मानसरोवर झील से निकलती है, या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है? तो आपको पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक कौन सा नगर है? यानी कि सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक का काम करता है, इसमें से कौन सा नगर है? वो चंडीगढ़ है, पानीपत है, अंबाला है, या सोनीपत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंबाला जो है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक यानी ट्रांजैक्शन का काम करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? आप बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? तो क्या कृष्णा और कावेरी, लूनी और चंबल, नर्मदा और ताप्ती, या महानदी और हुगली? मैं फिर कहती हूँ कि अगर मैंने जो स्टार्टिंग में मैप लगा रखा था इंडिया का, अगर आपने उसे भी देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल लोगे। देखिए, कृष्णा और कावेरी नदियां, हमें पता है कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी और चंबल नदी तो बिहार की तरफ जाएगी, और ये लूनी तो राजस्थान में ही खो जाती है। फिर महानदी और हुगली भी नहीं, हुगली तो फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो दो कौन सा ऑप्शन बचा? नर्मदा और ताप्ती। और ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, या ताप्ती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। क्लियर? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों में से कौन से अन्य तीनों से भिन्न है? इसमें से तीनों से भिन्न बताइए कौन से हैं? तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में क्या भागीरथी कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा भिन्न तो यही है, भिन्न इसलिए क्योंकि ये गलत है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र को भागीरथी नहीं कहा जाता है, भागीरथी तो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला देखिए क्या है, गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है, क्या बुलर है? बुलर तो एक झील है, चिल्का भी एक झील है, अलकनंदा ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी इलाहाबाद में मिलेगी, हरिद्वार या वाराणसी? आप एक बार इसका आंसर देवप्रयाग होगा। क्यों, कैसे हमने ये इसका आंसर निकाला? अब अगर एग्जाम में आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो एक बात सोचिए कि ये मैदानी इलाका है, हरिद्वार से तो गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, और वाराणसी और इलाहाबाद यहाँ पे तो संगम है, इलाहाबाद में संगम लगता है, और वाराणसी में भी गंगा नदी बहती है। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? अब पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे बड़ी, तो भारत में क्या गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, या फिर नर्मदा है? तो सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो भारत में गंगा की है, और गंगा की लंबाई आप याद कर सकते हैं 25-25, यानी कि 25-25 गंगा की प्रॉपर लंबाई है, और बिहार में गंगा की 445 लंबाई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्या नर्मदा सतपुड़ा से निकलती है, अमरकंटक से या पश्चिमी ढलानों से? बिल्कुल नहीं, नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पठार और नर्मदा ताप्ती के साथ मिलकर एस्चुरी बनाने चली जाती है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाने चली जाती है। वही जो सोन है वो बिहार में जाकर गंगा की एक सहायक नदी बन जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो सिंधु जो जल संधि है, क्या भारत चाइना के बीच होगी, या भारत पाकिस्तान, या भारत श्रीलंका, या फिर भारत है और बांग्लादेश?
तो ये जो सिंधु जल संधि जो है वो दो देशों के साथ होगी, वो है भारत और पाकिस्तान। अब समझिए कि पाकिस्तान में सिंधु का जल जा रहा है, यानी कि उसका पानी उधर जा रहा है, तो हम संधि चाइना के साथ तो करने नहीं जाएंगे, ना बांग्लादेश के साथ करने जाएंगे, ना श्रीलंका के साथ करने जाएंगे। तो सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हो रही है, तो वो है भारत और पाकिस्तान। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब बताइए कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित होगा, कृष्णा, गंगा, यमुना या गोदावरी। तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। क्लियर। तापी नदी किस शहर में गिरती है, किस सागर में गिरती है, सॉरी, तापी नदी जो है वो किस सागर में गिरेगी, क्या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या फिर हिंद महासागर में। जी नहीं, तापी, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि ये नदियां एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्लियर। बिहार की शोक नदी, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। बिहार की शोक है कोसी नदी। कोसी को हम बिहार की, एक मिनट, कोसी नदी को हम बिहार की शोक नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसका आंसर तो सभी लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अब बताइए कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी एक प्रायद्वीपीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। तो सतलज है, नहीं, लूनी है, नर्मदा है, यमुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज किसके नाम है। ये किसके नाम है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज किसके नाम है। ये नदी के नाम है, पठार के नाम है या शैल्य के नाम है, किसके नाम है। तो जी नहीं, ये नदियां हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि ये किसकी सहायक नदियां हैं जिनके नाम अभी रखे गए हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। और ये पांचों की पांचों नदियों के साथ ही बना है, मतलब उसके पांचों नदियां जो है वो पंजाब से जाती हैं, तो पंचनद भी कहते हैं पंजाब को, यानी कि 5 नदियों के द्वारा बना हुआ शहर या राज्य। ठीक है। अगला देखते हैं, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। बताइए कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होगा। तो गंगा, आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, लेकिन यमुना नदी जो है वो कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में आकर के, मतलब पूरा का पूरा वो गंगोत्री से निकल रही है, ये यमुनोत्री से निकल रही है, सब एक दूसरे के समानांतर बहते बहते ये नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी आके प्रयागराज में मिलती है। क्लियर है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है। अगला क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो मैंने अभी बताया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक है यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा, एक मिनट, भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा नदी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। कौन सी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही आती है। तो वो और कोई नहीं, हमारी कोसी नदी है, जो कि हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती है। एक मिनट, कोसी नदी पर कई बांध बने हैं, बिल्कुल, बिहार में वन कम है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है इसके। क्लियर। अगला क्या कहते हैं क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा सबसे पहले। गोदावरी नदी को उसके आकार और विस्तार के कारण क्या कहते हैं। तो गोदावरी नदी को उसके आकार और विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डल झील कहाँ स्थित है। तो डल झील बताइए कहाँ स्थित है, नैनीताल, देहरादून, कश्मीर या फिर मनाली। तो कश्मीर में स्थित है हमारा देहरादून, सॉरी डल झील। एक मिनट, डल झील कहाँ स्थित है, कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो क्या वो सांभर झील है, चिल्का है, बुलर झील है या गोविंद सागर है। जी नहीं, बुलर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको आप याद रखिए। मानव निर्मित झील कौन सी है। तो डल झील है, उसके बाद गुरु गोविंद सागर झील है, सांभर झील है या चिल्का है। बताइए इसमें से मानव निर्मित कौन सी है। तो आप याद रखिए कि मानव निर्मित ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सागर जो झील है वो मानव निर्मित है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत
कितने शहर शामिल किए गए? अब इसका आंसर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं भी पढ़ पाते हो किसी भी रीजन से, मैं तो पहले सजेस्ट करूंगी कि आप उन बुक्स को पढ़िए, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है आपके एग्जाम के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आप अगर नहीं पढ़ पाते हो तो आप इस वीडियो को देख लिया कीजिए, और अगर आपने पढ़ाई की है एनसीईआरटी बुक्स की तो फिर ये वीडियो आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चलिए ऑप्शंस के साथ बताइए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। क्या वुलर झील है, चिल्का झील है, डल झील है, या सांभर झील है? तो सबसे पहली बात कि वुलर, चिल्का और डल ये तीनों मीठे पानी की झील है, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा सांभर झील। सॉरी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये होगी चिल्का झील, उड़ीसा में जो है चिल्का झील। क्लियर? सांभर झील भी खारे पानी की है, बट वुलर झील और डल झील मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। क्लियर? कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, सही है गलत? सही बात है, कोसी हिमालय से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका है? आप मुझे बताइए कि कितना % भाग जो है वो पानी से ढका है? तो 70% जो है पानी से ढका है, लेकिन हमारे पास जो वार्म वाटर है, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, हमारे पास उसकी संख्या बहुत कम है, वो कुछ ही % बचा है, क्योंकि हमारे पास जो 70% जल है ना वो खारा जल है, समुद्र का जल है। तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमें अंडरग्राउंड वाटर जो है उसे सेव करना है, उसे बचाना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि गंगा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलेगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात कि ये एक हिमालय नदी है, तो पठार में कहाँ जाएगी? मानसरोवर झील से निकलेगी? बिल्कुल नहीं। सप्तकोशी से नहीं भाई, गंगोत्री से निकलती है हमारी गंगा, और लंबाई है इनकी 25-25। क्लियर है? चलिए, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? चलिए भैया, अब हमें पता है ये देवप्रयाग में मिलती है। पंचप्रयाग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि पंचप्रयाग क्या होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर के कुछ क्रक्स हैं, यानी कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको आप एक बार देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि इस चैप्टर से जो चीजें बच गई हैं या फिर जो आपको समझना चाहिए उसे वन लाइनर के मेथड से या कुछ लाइंस के मेथड से मैं उसे भी लिख के लाई हूँ। आप एक बार देखिए, जैसे कि अपवाह तंत्र क्या है, तो इसे हम कैसे एक लाइन में समझेंगे। तो किसी क्षेत्र के सभी नदी, उसकी सहायक नदी तथा झीलें जो मिलाकर तंत्र बनाते हैं ना, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। समझ आई बात? अब देखते हैं भारत के प्रमुख अपवाह तंत्र कितने हैं। तो 2 हैं, इसमें से हिमालय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हिमालय नदी में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना है। वही जैसे हम मैं बात करूं प्रायद्वीपीय नदियां की, तो इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है और ताप्ती है। क्लियर? अब आगे देखिए कि नदी के भाग कितने हैं। तो मुख्य नदी जो सीधे सागर या झील में गिरती है, सहायक नदियां उसे कहते हैं जो नदी मतलब वो सीधे सागर में ना जाकर मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है। और संगम का किसे कहते हैं? तो संगम उस जगह को कहते हैं जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। क्लियर है? ये भी समझ है आपको? देखिए, गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, कोसी, ये पुनपुन, उसके बाद यमुना, ये सारी उसकी सहायक नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर? ये याद रखिए। 5वां है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम में अनेक द्वीप बनाती है, जैसे कि मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ये आप याद रखिए, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। प्रायद्वीपीय नदियां, अधिकांश नदियां पुराने पठारों से निकलती है, जल स्तर पर निर्भर करती है, यानी कि बरसात में ये बहती है। क्लियर? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण से इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्लियर? नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, और मैं फिर बता रही हूँ कि ये नदियां एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब मैं प्रमुख झीलों की बात करूं तो बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, गुरु गोविंद सागर मानव निर्मित झील है जो कि भाखड़ा नागल बांध पर है। ये चीजें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं कहूंगी कि आप इसको एक बार जरूर देखिए, और रिवीजन करने के लिए 1 से ज्यादा बार देख सकते हैं। डल झील कश्मीर की सुंदर झील है। नदी परियोजनाओं की बात करें तो नर्मदा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं।
होप सो क्लियर हो रहा है। हाँ, सिंधु नदी जो छूट गई थी, देखिए सिंधु नदी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक समझौता है, विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच हुआ था। पश्चिम नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जिनके जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। वही पूर्वी नदियां जिसमें कि रावी, व्यास और सतलज है, इनके जल स्तर का उपयोग भारत सरकार करती है। क्लियर। नदियों का महत्व सिंचाई, पीने का पानी, जल परिवहन, मछली पालन, बिजली उत्पादन और अन्य कारणों से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्रायद्वीपीय नदियों का मैप बना रखा है, जिसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लूनी नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती, यहाँ पे गोविंद सागर परियोजना, यहाँ पे कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा है। क्लियर। ये एक प्रायद्वीपीय नदी का मैप है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी सदाबहार नदियां हैं, यानी कि हिमालय की नदियां हैं। क्लियर। आप एक बार इसको देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। यहाँ पे मैंने एक हिमालय नदी तंत्र का भी फिगर अटैच किया है। देखिए यहाँ पे पामीर की घाट है, यहाँ से ये जास्कर श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ ये शिवालिक श्रेणियां हैं। मानसरोवर झील यहाँ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ये सारी की सारी मिलके कहाँ जा रही है? पाकिस्तान की तरफ। और ये सारी की सारी कहाँ, इनकी सारी की सारी धारा पाकिस्तान में जाकर मिलकर एक नदी में मिल गई है, जो कि सिंधु नदी है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करूं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नामचा वरवा है, यहाँ पे सांगपो, ये ब्रह्मपुत्रा ही है, जो यहाँ पे अरुणाचल में मुड़ जाएगी जाके तो ब्रह्मपुत्रा नाम से विख्यात हो जाएंगे। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। भारत में नहीं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मानचिन-रामा में होता है। क्लियर। जो कि मेघालय में है। होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया हो। छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज को देखेंगे और जो भी उस चैप्टर के क्रक्स हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसको मैं अटैच करके लेके आऊंगी। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।